कई मरीज हमारे पास एक बहुत ही गंभीर समस्या लेके आते हैं जिसमें उनकी ये समस्या होती है कि हमारी उम्र अब 40-45 साल की है। हमारी जो संतान है उसमें से पुत्र जो था यानी बेटा जो था वो एक्सपायर हो गया किसी दुर्घटना में और बेटी की शादी हो गई है। साथ में जो कपल है उसका जो मेल पार्टनर है, जो हस्बैंड है, जो पुरुष है उसने नसबंदी करा रखी है। नसबंदी कराए हुए करीब 10-15 साल हो चुके हैं। अब इस स्थिति में हमें संतान सुख कैसे मिलेगा? हम दोबारा बच्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में फिर से कोई एक बच्चा आए जिससे कि हम दोबारा से अपने परिवार को पूरा समझ सकें। आज इस वीडियो में हम आपसे इस समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। ये परेशानी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, मगर जिसके परिवार में होती है उसको इसका इलाज कराने के लिए दूर-दूर तक भागना पड़ता है। कई बार उसको इलाज मिल भी नहीं पाता और समय निकल जाता है। तो इस परेशानी में सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपका चेकअप हो। हम देखें कि जो वैसेक्टमी यानी कि नसबंदी आपकी हो रखी है, उसमें आपकी टेस्टिस की क्या स्थिति है? क्या टेस्टिस अभी भी ठीक हैं या फिर कोई उम्र के संग-संग कमज़ोरी उनके अंदर आ गई है या कोई ऐसी दवाई आपने ली है जिसकी वजह से टेस्टिस अब कमज़ोर हो गई हैं। फिर उसके बाद वैसेक्टमी की साइट कैसी है? हेल्दी है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा ग्रैन्युलोमा है जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकें कि आपको सीमेन बन रहा है, बन सकता है और आगे भी आपको स्पर्म्स बन जाएँगे। क्या आपको कोई हर्निया हाइड्रोसिल की बीमारी पहले हुई है जिससे कि कई जगहों पे, कई लेवल्स पे वास में खराबी आ गई है? फिर हम जो आपकी फीमेल पार्टनर है उसको चेक करेंगे। उसमें देखेंगे कि एग्स बनाने की कितनी क्षमता अभी रह गई है। अगर मान लीजिए उनकी उम्र भी करीब 40-45 साल की हो गई है तो एग्स बनाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है इस स्थिति में और नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। उनकी भी ट्यूबेक्टमी तो नहीं हो रखी है, उनकी ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है, कोई टीबी वगैरह की समस्या तो नहीं है और उनका यूट्रस कैसा है जिसमें कि वो अब बच्चा बियर कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद कुछ जनरल ब्लड चेकअप्स होते हैं, फिर इसका ऑपरेशन प्लान किया जाता है। इसमें हम खून की जाँचों में कुछ रूटीन चेकअप कराते हैं और कुछ हार्मोन चेकअप कराते हैं। हार्मोन चेकअप से पता चलता है कि आपके हार्मोन्स कैसे हैं बॉडी के अंदर और टेस्टिस कितना काम कर रही हैं। जो इसका ऑपरेशन होता है वो महीन ऑपरेशन है, बहुत ही छोटी नस होती है, 0.3 टू 0.4 mm की नस होती है। इतनी छोटी नस के अंदर की जो नली है वो इससे भी कहीं गुना छोटी होती है, जिसमें से होके स्पर्म्स बाहर आते हैं। इस नस को जोड़ने के लिए जो सूचर काम में लेते हैं, जो टाँका काम में लेते हैं वो भी बारीक होता है। 10-0 और 8-0 सूचर से इसकी सिलाई होती है और उसके बाद ही नस बन के तैयार होती है। एक बार ये ऑपरेशन हो जाए तो इसमें 90-95% तक चांसेस होते हैं कि ये काम कर जाएगी या आपको सीमेन में स्पर्म्स आ जाएँगे। इन मरीज़ों में सीमेन तो आ रहा होता है मगर सीमेन के अंदर स्पर्म्स नहीं आ रहे होते हैं क्योंकि स्पर्म जो लेके आने वाली नस है उसी को काटा जाता है, बाकी सारी नसें नॉर्मल काम कर रही होती हैं। ये नस अगर दोनों तरफ से जोड़ दी जाए तो करीब 90-95% चांस है कि ये काम कर जाएगी। मगर ये ऑपरेशन इतना बारीक होता है कि इसको स्पेशल इक्विपमेंट्स से किया जाता है। स्पेशल इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं जिसमें कि आपके सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप होता है वो कई गुना इस नस को बड़ा कर देता है देखने के लिए और जो छेद है इस नस का उसको भी हम आसानी से समझ पाते हैं और समझने के बाद उसके अंदर टाँका लगा पाते हैं। फिर इसके साथ-साथ जो माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ही बारीक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम उन छोटे-छोटे टाँकों को पकड़ते हैं, छोटी-सी नस को पकड़ते हैं और उनको स्टिच करने की कोशिश करते हैं। सर्जन का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है।
सर्जन का एक्सपीरियंस का ये मतलब है कि अगर कोई ऐसे ऑपरेशन साल में करीब 12-15 ऑपरेशन सालाना कर रहा है कम से कम, तो उसका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा रहेगा। और अगर कोई इसको ऐसा ऑपरेशन को 3-4 महीने में कोई एक आध ऑपरेशन करता है तो उसका जो सक्सेस रेट है कम रहेगा। तो हाई वॉल्यूम सेंटर पे, बड़े सेंटर्स पे ये ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो सकता है। फिर इस ऑपरेशन के बाद, हालांकि ऑपरेशन में चीरा बहुत ही छोटा लगता है, 3 दिन के लिए ड्रेसिंग रखते हैं ताकि जो टाँके हैं, टाइट ड्रेसिंग रखते हैं जो कि टाँके हैं वो अपनी जगह पे बने रहें और ये नस जुड़ जाए। फिर उसके बाद क्योंकि टेस्टिस अपने वज़न पे हैंग करती है, तो वो उस नस को भी खींच सकती है, इसलिए वो नस खींचे नहीं, इसके लिए 3 दिन तक टाइट सपोर्टिंग ड्रेसिंग रखते हैं। और इसके बाद करीब 20-21 दिन तक टाइट अंडरवियर पहन के रहते हैं। और टाइट अंडरवियर पहनने के बाद जब 21 दिन हो जाते हैं तो फिर सारे के सारे परहेज़ ख़त्म हो जाते हैं और लगभग तीसरे चौथे महीने में आपका सीमेन सैंपल कराया जाता है। उस सैंपल के द्वारा हमें पता चलता है कि स्पर्म्स उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और सिमिलरली रिपीटेड सैंपल्स करीब 3, 6 और 9वें महीने पे कराए जाते हैं। कभी-कभी 1 साल तक भी इस नस का जो प्रक्रिया है चालू हो सकती है। यूजुअली तीसरे या छठे महीने की जो टेस्ट है उसमें पता चल जाता है कि इसमें कितना फ़ायदा हुआ है मरीज़ को, और उसके हिसाब से फिर वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकता है। मगर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर ये जो नस हमने जो जोड़ी है, इसमें एक बार स्पर्म्स आ गए, तो हमें उस स्पर्म्स को फ्रीज़ भी करा लेना चाहिए, स्पर्म फ्रीज़िंग करा लेनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में दोबारा ये नस बंद हो सकती है। ये मैन मेड नस है, इसका हमें जुड़ाव जो बनाया है वो दोबारा से ब्लॉक हो सकता है, इसलिए जो फ्रोज़न स्पर्म्स होंगे, अगर बाय चांस ये नस कभी ब्लॉक हो जाती है भविष्य में, जब तक कि हम बच्चा प्लान करते हैं, तो फ्रोज़न स्पर्म्स को हम यूज़ कर सकते हैं आईयूआई के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक बहुत ही जटिल और गंभीर समस्या समझाई, जिसमें कि नसबंदी के मरीज की नसबंदी क्यों खोली जाए, कैसे खोली जाए। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि अगर बाई चांस जो फीमेल है उसकी अगर फर्टिलिटी ख़राब है या इनकी नस कई लेवल पे ब्लॉक है, हस्बैंड की नस, तो उस स्थिति में आप उस नस को नहीं बना सकते और आपको उसमें आईवीएफ प्रक्रिया काम में लेनी पड़ेगी, जिसमें कि टेस्टिस से डायरेक्ट स्पर्म्स निकाल के मिसेस के एग्स का ओवम पिकअप करके दोनों का भ्रूण बना के, एम्ब्रियो बना के उसको यूट्रस में डाला जाता है। ये एक दूसरा ऑप्शन है, देखने में ज़्यादा स्ट्रेट ऑप्शन है, मगर इसमें जो नुकसान है वो ये है कि सक्सेस रेट कंपैरेटिवली पहले वाले ऑपरेशन से कम होती है, और पहले वाले ऑपरेशन में प्रेगनेंसी नेचुरली लगती है, इसमें आईवीएफ द्वारा लगती है, टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा लगती है। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको नसबंदी खोलने के ऑपरेशन के बारे में कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी आती है या फिर आपके परिवारजन या किसी और मित्र को ये परेशानी आती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुँच सके।